मैंने उस इंसान को ये सब चीज़ें होने से पहले, ये सब केस डालने से पहले, एसपी को एप्लीकेशन देने से पहले उस इंसान को ये बोला था कि दीपक हम इतने साल इकट्ठे रहे हैं और मैंने तेरी इतने साल तक मारपीट बर्दाश्त की है, तूने मेरे साथ इतनी जो जात तक की है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हम ऐसे करते, आप मेरे को तलाक दे दो, मुझे आपसे एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मीडिया में आए ये चीज़ें। और उस इंसान ने मेरे को बोला कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार डालूंगा। उसने मेरे को ये धमकी दी। मैंने जब जाके ये चीज़ें, ये हमारे हिसार एसपी को एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ, और मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला आज से नहीं, मेरी शादी के 4 दिन पहले से उस इंसान ने शादी, मेरी 21 दिन की शादी का टाइम हमने रखा था। मैं आपको बता दूं कि उसने शादी के 4 दिन पहले हम अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम शादी के 4 दिन पहले वो मेरे से डिमांड करता, वो और उसकी बहन अलग अलग गहनों की, गाड़ी की, पैसों की उन्होंने डिमांड रखी। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने शादी के लिए भी मना कर दिया था शादी के 4 दिन पहले। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी से उसने बात किया, जैसे हम सामाजिक आदमी है, मेरे पापा भी, फैमिली भी, तो वो मानते हैं। वो बोले कि हम अपनी बेटी को तो बहुत सारी चीज़ें देंगे, भाई आप ऐसे क्यों मतलब वो कर रहे हो, स्वीटी को क्यों बोल रहे हो। मैंने उसको बोला अगर मेरे जैसी लड़की को दहेज देने की ज़रूरत पड़ रही है तो मतलब और लड़कियों का क्या होगा, जो नॉर्मल लड़कियां उनका क्या होगा। इतनी पढ़ी लिखी ऑफिसर, क्या चीज़ की कमी है मेरे अंदर, और सारी चीज़ें तेरे पास मतलब मैं लेके आ रही हूँ और फिर भी तुम ये डिमांड कर रहे हो। उसने डिमांड की थी उस टाइम मर्सिडीज़ गाड़ी की, 2.5 करोड़ की मर्सिडीज़ की। मैंने उसका पेपर में ना कि हमारा इतनी ज़्यादा बातें ना आए मीडिया में, ये ना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में उसकी एप्लीकेशन दी थी ताकि बेइज्जती ना हो किसी की, उसकी भी, सिर्फ मेरे को इस आधार पर डाइवोर्स मिल जाए। उस टाइम भी मैं शर्म के मारे मैंने पूरी बातें नहीं बताई किसी को भी, और मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दी। मैंने 11 तारीख को एप्लीकेशन दे दी, उसको पता चला, उसको बुलाया गया पुलिस द्वारा, वो इंसान आया नहीं। और उसने काउंटर में 25 तारीख को शाम को उसने सिर्फ दरखास्त दी थी झूठे इल्ज़ाम लगा के अपने। तो उस इंसान ने सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाए कि धोखाधड़ी के और पैसों वाले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। और इसके बाद उसने कुछ उच्च अधिकारियों से मिलकर, कुछ उच्च अधिकारी उसका मदद कर रहे हैं, और उस उच्च अधिकारियों से मिलके उसने FIR दर्ज करवाई रोहतक में मेरे खिलाफ। उसमें मेरे बारे में बोला गया है, मेरे, क्योंकि लड़की के पास अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है बदचलन, जिसके अवैध संबंध होते हैं। मेरी इज्जत जो मुझे पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, पूरी मटेरियल चीज़ों से प्यारी थी, तो उस इंसान ने मुझे वहाँ पिंच किया। उसको पता था कि मेरे को पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को किसी चीज़ से, कोई मटेरियल चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे तोड़ा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल के और मेरे परिवार के बारे में बोल के। तो उसने मेरे परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए, मेरे परिवार के बारे में, मेरी बहन के बारे में बोला कि 2 बैग मेरी बहन भर के घर से लेके गई और मैंने चाकू से उसका सिर फोड़ दिया, चाकू से उसका सिर फोड़ दिया। कंप्लेन में उसने ये चीज़ लिखवाई है, सोते सोते। मैं पागल हूँ जो मैं चाकू से उसका सिर फोड़ दूँ। चाकू से या तो घाव होते हैं, और कहाँ वो मेडिकल है, कहाँ वो पुलिस ने झूठी जो FIR जो दर्ज की है। कोई भी अगर किसी से पैसे मांगता है तो रिकवरी सूट के लिए डाला जाता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की, मैं गुनहगार नहीं थी, मैंने सारी ट्रांजैक्शन भी दे दी। फिर भी 2 तारीख को पुलिस ने वो FIR दर्ज की, उसमें जो पहले एप्लीकेशन दी थी उसको चेंज करके, उसमें चीज़ों को, बहुत चीज़ों को ऐड करके, मेरे परिवार के खिलाफ और मेरे खिलाफ ऐड करके वो चीज़ें उन्होंने उसमें डाली, और फिर वो FIR बनाई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और ताकि मैं आगे जाऊं कि उसको तलाक ना दूं और मैं पूरी ज़िंदगी उस घटिया राक्षस से मैं पिटती रहूं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा उस इंसान ने, वो शादी के 4 दिन पहले जो उसने गाड़ी की डिमांड की थी, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे सामने इमोशनल होकर बोला कि बेटा 4 दिन रह गए, कार्ड बट चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अगर हम अब शादी को तोड़ेंगे तो बदनामी होगी हमारी, जबकि मैंने मना कर दिया था। उसके बावजूद उस इंसान ने दोबारा शादी के लिए मेरे पापा मान के गाड़ी फॉर्च्यूनर देने के लिए उसको गाड़ी भी दी और सारी चीज़ें भी दी उसको, मेरे परिवार ने मजबूरन, और फिर भी उसको और उसकी बहन को सब्र नहीं आया। कौन से, मैंने FIR में तो सिर्फ ये लिखवाया है कि उसने गाड़ी एक मांगी। मेरी ननंद ने मेरे पास, मैं बता दूं, मेरी ननंद ने उसमें समाज में भी कोई ननंद के लिए गाड़ी नहीं देता अलग से, वो मेरा उसके लिए भी मुझे टॉर्चर करती थी, क्योंकि FIR में मैंने सिर्फ मेरे पति को ज़्यादा मेंशन किया था, क्योंकि मुझे किसी को बदनाम नहीं करना था, मुझे सिर्फ डाइवोर्स लेना था, सिर्फ इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें उसमें मेंशन की थी। वो मेरे को टॉर्चर करती। दिन में 1.5 महीने मेरी शादी को हो गए थे, 1.5 महीने बाद मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं छोड़ के अपना मैं कैंप में चली गई। उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक, वो बहुत फ़ोन पर भी टॉर्चर करता था, आके भी टॉर्चर करता था, और आके मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरा जब एशियन चैंपियनशिप में खेलने की, मेरा जब गोल्ड मेडल आया तो सबसे पहले वो इंसान एयरपोर्ट पर मिला, लेकिन उसको ये पता कि मैं दुनिया के सामने में कुछ नहीं बोल सकती। वो इंसान वहाँ ये दिखा रहा कि मैं इतना सपोर्ट करता हूँ, मुझे पता है कि उसने क्या चीज़ मेरे साथ की और क्या वो कर रहे हैं। वहाँ पे जाके इसके बाद
बात आती है, जैसे हम आ रहे थे अभी चुनाव से पहले जैसे इसकी यह हर रोज़ की बातें बढ़ती गई। मैं दूर रहती, मैं कैंप में रहती थी, सारी चीज़ें। अब चुनाव से पहले हम चंडीगढ़ से सीएम साहब से मिल के आ रहे थे, हम गाड़ी में थे और हमारी इतनी बातें, मतलब जैसे वो मेरे को टॉर्चर करता था, सारी चीज़ें होती थी, मेरे से लिए असहनीय हो गया था। आते टाइम उसने गाड़ी में भी मेरे साथ मारपीट की। जो सबूत मैंने अपने जो हिसार पुलिस है उसको भी सारे सबूत दिए हुए हैं, मेरे साथ मारपीट होने के भी। उसने मेरा गला दबाया और मेरे को मारने की वहाँ कोशिश की। मैं उसमें भी मैं भीख मांग रही हूँ कि मुझे छोड़ दे, तुम इसलिए मेरे को टॉर्चर कर रहे हो कि मैं शर्म के मारे, मेरी माँ बाप की इज्जत के मारे तेरे से भी मैं डाइवोर्स नहीं ले सकती, इसलिए तुम मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। तो फिर उसने मेरे को छोड़ा नहीं और मेरे को वो टॉर्चर करता रहा। फिर उसके बाद जैसे मेरे मामा जी आते, वो एकदम से बातें बदल जाता है और वो फिर मेरे को दबाव बनाता है। वो ऐसा इंसान है, बोलते बोलते एकदम से चेंज हो जाता है। इतना साइको आदमी है वो। मुझे बताया कि एक बार जब उसको रोने के लिए बोल दिया जाए, जब भी वो रो देगा, जब उसको हंसता, उसे रोते रोते हंसने के लिए बोल दे, रो के हंसता रहता है। मेरे को मार मार के वो आदमी हंसता था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान किसी को दर्द दे के खुश होता होगा, मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि नॉर्मल इंसान किसी के दुख में दुखी होता है, सुखी नहीं होता है, हंसता नहीं है। वो मेरे को मार मार के हंसता था। तो चुनाव से पहले जो चंडीगढ़ से हम आ रहे थे, उसने मारपीट की। मैंने जाने से घर वालों को सख्त मना कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले 2022 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस इंसान से, इतनी परेशान होकर। और उसके बावजूद भी फिर भी मैं उस इंसान के साथ रही, क्योंकि मेरे घर वालों का दबाव इतना ज़्यादा था मेरे ऊपर कि मेरे घर वाले भी ये बोलते थे, कोई नहीं बेटा, बसा ले, कोई नहीं, आदमी सुधर जाते हैं, नहीं वो होगा, कोई बात नहीं बेटा। पंचायतें हुई, हज़ारों पंचायतें हुई हमारी, और उन पंचायतों में हमेशा मेरे को बोला जाता था कि मैं ना बोलूं। मैं चुप भी रही। मैंने उसके जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाना भी बंद कर दिया। मैं बैठकर कोने में मैं माता रानी का नाम लेती रहती ना, तब भी वो इंसान मुझे छोड़ता नहीं था, तब भी मुझे बुरे तरीके से मारता था। एक चाय पीती थी ना, उससे आवाज़ आ जाती, जब भी वो इंसान मुझे बुरे तरीके से मारता था। वो ऐसा इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे किसी के साथ जाती कर सकता है। ये सब चीज़ें मैं बर्दाश्त करती रही, ये, और मेरी बर्दाश्त की सब चीज़ें बाहर हो गई। इलेक्शन के बाद अभी 27 तारीख को भी, और उससे पहले मारपीट मेरे साथ हुई, तो मैं सब चीज़ों से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसमें मैं बच गई। और मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि अगर तुम मर गई तो हमारे पास अब क्या है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, तू छोड़ दे, अब हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन से पहले मेरे घर वालों ने मेरे को ये बोलकर भेजा था कि अब उन्होंने, उसके दोस्तों ने और उसने और जो पंचायती जो आदमी थे, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि ये तेरे साथ मारपीट नहीं करेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया और बोले अगर मारपीट की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से दे दूंगा। उसने ये बात की हाँ भरी, तो मैं उसके साथ में गई, लेकिन वो बिल्कुल भी सुधार में नहीं आया वो इंसान। उसने वही रवैया रखा और मैंने दोबारा जब सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया, उस टाइम मेरे घर वाले भी टूट गए। लेकिन मैंने ये चीज़ें कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसको मैं बताऊं, अगर बताऊंगी तो इसमें उसको ये लगता रहा कि ये थाने में जाएगी नहीं, पंचायतें होगी तो पंचायतों में बस तुम ड्रामे करना कि माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांगने के बाद तेरे को बार बार ये भेजते रहेंगे और ये इज्जत के मारे थाने में नहीं जाएंगे। तो उस इंसान ने, उसके लिए मैंने 11 तारीख को हमारे एसपी हिसार को बोला, सर मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक, और जो मेरा सामान है मुझे सिर्फ मेरा सामान चाहिए, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए जो मैं लेके गई हूँ। वो सामान की मैंने लिस्ट भी आधी दी हुई, मैंने वो भी पूरा नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता दूँ। मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली और मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बावजूद पुलिस ने 15 तारीख को अभी मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहाँ दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में। उनके साथ उन्होंने मिलकर मेरे को ये नहीं बताया कि दीपक हुड्डा वहाँ आया हुआ है। उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स के बहाने वहाँ पे बुलाया, जबकि मैंने सारी सब चीज़ें दे चुकी थी मैं। और फिर वहाँ बुलाकर मैंने उनको ये बताया था कि जब दीपक हुड्डा मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत, वो मेरे को बोलता है कुछ, मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। और वो इंसान आया और वहाँ उसने ऐसे ही गंदा गंदा बोलना स्टार्ट किया, और उसने मेरे को एक वीडियो दिखाया फ़ोन में, और वीडियो को देखने के लिए मैं बोला कि दिखाओ कहाँ है वीडियो। मैंने उसके हाथ से सिर्फ फ़ोन लेने के लिए वो किया था, और उसी ने सिर्फ ये बात हुई थी, वहाँ पे पुलिस वाले भी, सब चीज़ें थी, वहाँ का CCTV कैमरा रिकॉर्ड आप निकलवा कर दे सकते हो, वहाँ मेरा
पापा और मेरे मामा तो अंदर मौजूद भी नहीं थे, जिनका इन्होंने नाम भी लिखवाया हुआ है इस एफआईआर में। झूठी एफआईआर उसने कटवाई, झूठा मेडिकल जाके करवाया। मैं बोलना चाहूँगी कि क्या हमारे देश में क्या चल रहा है? मेरी जैसी लड़की के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं ये कुछ लोग मिलकर। मैं गुहार लगाना चाहूँगी इस देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे सीएम साहब से कि मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही है, मैं किसी को ये चीज़ें नहीं बता पाई। मैं हमारे सीएम साहब से मिली भी थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि 28 तारीख तक मेरा सेशन चल रहा है, मैं बोलूँगा कि ये म्यूचुअल कंसेंट से सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन उस इंसान को ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं मजबूर हो गई हूँ अब मीडिया के सामने आने के लिए, क्योंकि वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बिठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसाफ पसंद लड़की हूँ और मैंने इतनी चीज़ें, मेरे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी। उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। एफआईआर दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मेरा केस जो 1.5 महीने से है उसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जो उसका 2 दिन जिस केस में लोगों को हजारों मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हो मैं आज इस मामले में मैं आज जमानत पर हूँ। मेरे साथ क्या कर रहे हैं इसमें अगर मेरे को आने वाले टाइम में अगर कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूँ या कोई मेरा एक्सीडेंट या कुछ भी किसी भी उससे या मेरे को कोई अटैक आ जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और यहाँ का एसपी हिसार होगा। क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले एसपी हिसार को मैंने सारी अपनी चीज़ें लिखित में मैंने ये बोला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस इंसान से, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। लेकिन सभी लोग, सभी पुलिस वाले, कुछ उच्च अधिकारी रोहतक के भी और हिसार के भी मिलके मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में आऊँ और डिप्रेशन में आके फिर मैं दोबारा से दीपक हुड्डा को मेरे को आमने सामने बिठाया जाए और फिर मेरे को अटैक आए। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा केस जिसकी जांच पूरी हो चुकी थी उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है सिविल थाने में। ये बात मुझे आज सुबह अखबार से पता चली, जबकि मेरा केस है। मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस बात का मुझे पता चला अखबार से। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मिली भगत चल रही है। जिस केस की जाँच हो चुकी थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ट्रांसफ़र करने के साथ में इस केस को लंबा खींचा जा रहा है ताकि मैं दबाव में आऊँ और झूठा केस के दबाव में आऊँ और मेरे को पैनिक अटैक आए और दीपक को जब आमने सामने दोबारा दीपक और मेरे को आमने सामने दोबारा बैठाया जाए तो इस तरह के झूठे केस वो और भी मेरे ऊपर फाइल कर सके, जिससे मेरे को और ज़्यादा टॉर्चर किया जाए और ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए और मैं उसका डाइवोर्स ना दूँ। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मेरी क्या गलती है? मेरी यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ। मेरी यही गलती है कि मैंने अपने दुख को पूरी दुनिया के आगे नहीं बताया। मेरी यही गलती है कि एक लड़की होके मैं रोते हुए कैमरे पे कभी आई नहीं और वो लड़का होके ड्रामे करके लोगों के सामने वो ड्रामे कर रहा है और उसको आप ये ऐसे जज करते हो। मैं लड़की होकर अगर आपको रोके नहीं दिखा रही, अपने दुख नहीं बता रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ। मैं भी दुखी हूँ। मैं हमेशा सीखा है कि मुझे दुनिया के सामने रोने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे दुख होता है तो मैं रोती हूँ, तो मेरी महामाई भगवती के सामने, किसी के सामने नहीं रोती हूँ मैं। और मैंने हमेशा किसी को अपने दुख नहीं बताए। मेरा यही आप अब क्या चाहते क्या है आप? मेरा गुनाह ये है कि मैंने एक अंधे आदमी के सामने अंधा विश्वास किया।